अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। मैं हूं ताहिर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन। और इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से जो भी ग्रामर का पोर्शन आपसे पूछा जाता है वो। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं यही कोशिश रखूंगा कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। वीडियो पर नए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेक्शन बी से आपका ग्रामर पोर्शन जो है आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन यानी कि टुलिप सीरीज का स्टार्ट होता है। तो उसमें जो 4 या 5 चीजें जो आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, राइटिंग स्किल्स जो हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। और राइटिंग स्किल्स के लिए अलग से एक वीडियो जो है वो बनाया जाएगा जिसमें आपकी लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स। मॉडल्स के बेस्ड पे जो एक्सरसाइज पूछी जाती है एग्जाम में वो डिस्कस करेंगे। इस तरह से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, रिलेटिव क्लास डिस्कस करेंगे, नरेशन डिस्कस करेंगे, वन पैसेज, स्टोरी, पैराग्राफ जो एडिट किया जाता है यूजिंग पंक्चुएशन, आर्टिकल्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप ये वीडियो किसी राइटिंग स्किल्स के लिए देख रहे हो तो आप छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि राइटिंग स्किल्स के लिए हमारा अगला वीडियो होगा जो हम अलग से बनाएंगे। उसमें हम आपको लेटर राइटिंग, मैसेज राइटिंग, नोट्स राइटिंग वगैरह जो ये सारी चीजें हैं वो अलग से पढ़ाएंगे, नहीं तो वीडियो भी बहुत लंबी हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले टॉपिक के बारे में, जो कि टॉपिक है आपका मॉडल्स का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस बात को अच्छे से जहन में रखें, व्हाट आर मॉडल्स फर्स्ट। ठीक है, यानी कि मॉडल वर्ब्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं। मॉडल वर्ब्स आर बेसिकली, अगर हम बात करें तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज द हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, these are helping verbs that are used along with the main verbs to represent the ability, या हम ability इससे define करें किसी चीज की सकत, possibility, probability of a subject to do an action or emphasize the necessity of an action। तो नीचे मैंने बेसिकली इसके दो तरह के एक्सट्रैक्ट आपको बताए हैं। एक है एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और दूसरा है कि मॉडल वर्ब्स को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मॉडल वर्ब कैन, basically it's used to denote the ability of the subject to perform an action or request permission to perform an action। कैन कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं? जब हमें किसी चीज की एबिलिटी के ऊपर बात करनी हो। ठीक है, जब भी हमें किसी चीज की एबिलिटी के ऊपर बात करनी हो या किसी जगह पे हमें परमिशन मांगना हो तो तब हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे शी कैन डांस वेरी वेल, इस तरह से आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी कि किसी की एबिलिटी और किसी की ये बात। या यू कैन यूज माई बाइसिकल, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, कैन आई यूज योर फोन। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां रिक्वेस्ट और एबिलिटी डिफाइन करनी हो। रिक्वेस्ट एंड एबिलिटी दो चीज याद रखोगे, ये कैन में इस्तेमाल होते हैं। कुड कहां पे इस्तेमाल होता है? यूज टू डिनोट द एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट टू परफॉर्म एन एक्शन आर एन ऑफर मेड बाय द सब्जेक्ट टू परफॉर्म एन एक्शन। या तो ये भी एबिलिटी डिफाइन करता है और दूसरा एक्स्ट्रा काम ये करता है जिसमें ऑफर या एक्शन परफॉर्म किया जाता है, उसकी जगह पे कुड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर मैं आपको कुड की कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो बताऊं, परमिशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। परमिशन मांगने के लिए कुड आई यूज योर फोन, कैन आई बारो योर बाइसिकल। ठीक है, तो इस तरह के लिए इस्तेमाल हो सकता है। द कंक्लूजन ऑफ, अगर हम बात करें कंडीशन एज आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स इफ आई ट्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का इस्तेमाल यूज किया जैसे कुड वुड यू टेल मी द टाइम, तो ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए भी यूज कर किया जा सकता है, जिसे में ही कुड बी एनीवेयर नाउ, तो वो कहीं पे भी पहुंच सकता है, ये सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस तरह से अगर मे का हम इस्तेमाल करें तो मे इज यूज्ड टू डिनोट द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वंस अगेन
to perform an action or to request permission to perform an action may, ठीक है, या इसमें भी परमिशन मानी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। मे की एक एग्जांपल, यू मे गो नाउ, मे आई कम इन सर, तो यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट या परमिशन मांगनी हो तो वहां पे रिक्वेस्ट परमिशन to perform an action. Might is used to denote the probability of an action taking place or to make suggestion. Might वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां हम किसी को सजेस्ट कर रहे हो कुछ चीज, ठीक है। Will used to denote the surety, जब किसी काम में surety हो, और action taking place or assurance of the subject to perform a part. Yes, he will do that. यानी कि हम कहते हैं कि हाँ वो पक्का ही ये काम कर लेगा, वहां पे will का इस्तेमाल किया जाता है। Would is used to show politeness, would requesting or asking if an action can be done by the subject. Politeness, request करना, लेकिन polite way में request करने के लिए would का इस्तेमाल किया जाता है। Shall is used to denote the surety of an action taking place or assurance of an object to perform a particular action, ठीक है, ताकि एक एक्शन को परफॉर्म किया जा सके। Should is used to denote the necessity of an action to be done by the section, by the subject, यानी कि एक एक्शन की नेसेसिटी को डिफाइन करने के लिए शुड डिफाइन किया जाता है। मस्ट इज यूज इट टू डिनोट द स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी फॉर ए सब्जेक्ट टू डू और डू नॉट एन एक्शन, नॉट टू डू एन एक्शन। मस्ट यानी कि जब हम आप किसी पे आर्डर करें, यू हैव, जिसे हम कहते हैं ना ऑब्लिगेशंस लगाना, मस्ट यानी कि नेसेसिटी डिफाइन करना। Ought to is used to denote the obligation of the subject to perform a particular action. ये भी डिनोट की जाती है ऑब्जेक्ट के लिए particular action में ought to. ought to की एग्जांपल्स भी आपको पढ़ाई जाएंगी और साथ में बताई जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये बेसिक चीजें हैं। अब इनका मैंने आपको यूज ऑफ मॉडल्स विल और शेल कहाँ पे यूज किया जाता है एक डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दी है। मैंने आपको एक सिंपल तरीके से बताया, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है आपको वीडियो लिंक में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप इजीली इस सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। और मैंने इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको बताया ताकि आपको आइडिया जो है वो मिल सके कि कौन सी चीज हमें कहाँ पे इस्तेमाल करनी है। अब हम बात करते हैं कुछ सॉल्वेड एग्जाम्पल्स की। ये बेसिकली आई हैव टेकन इट फ्रॉम द ग्रामर एज वेल एज आई हैव यूज्ड द एमबीडी फॉर द सेम, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एमबीडी से पूछे जाते हैं आपके ग्रामर पोर्शन में। तो चलिए तो बात करते हैं, और मैक्सिमम हमने लास्ट ईयर के पेपर्स का भी इस्तेमाल किया है इन चीजों को सॉल्व करने के लिए। तो ये सारी है जो रेफरेंस मटेरियल जो है मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, complete the answers have been given at the end of the sets, fill in the blanks with the appropriate models, ठीक है। हमें appropriate models का यूज करके इसमें जो है यूज करना है। We dash dash to improve the lot of per in our country, ये एक बेसिकली सजेशन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब भी हम किसी को सजेस्ट कर रहे होते हैं तो वहां पे हम ought का यूज करते हैं। अभी मैंने ऊपर वाली सिचुएशन में आपको बताया था, ठीक है। यू डैश डैश हैव टेकन ऑल दैट ट्रबल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे हम बात करें, यू नीड नॉट हैव टेकन ऑल दैट ट्रबल, ठीक है। नीड नॉट का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यू नीड नॉट have taken all that trouble, you should have taken all that trouble, या you should have not taken all that trouble, ठीक है। तो ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास लास्ट ईयर के पेपर में है वहां 3 ऑप्शंस आपको दिए गए थे, नीड नॉट, ऑट और यूज्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट जो है वो नीड नॉट का ऑप्शन जो है यहाँ दूसरे सेक्शन में आपसे पूछा जा सकता है, नीड नॉट, ठीक है। He said he dash dash be moving into his new house next month, ठीक है। तो उसने यहाँ पे क्या किया, उसने हमें एक आइडिया दिया या हमें कोई बात जो है वो बताई, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वुड का इस्तेमाल करते हैं। यू आर सो वाइज यू डैश डैश हैव बीन अ फिलोसोफर, ठीक है। तो यहाँ पे शुड का इस्तेमाल करना जरूरी बनेगा हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें एडवाइस दी जा रही है। एंड 5 यहाँ पे माई अंकल डैश डैश स्पीक्स 5 लैंग्वेज, अंकल की हम एबिलिटी बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, माई अंकल कुड स्पीक 5 लैंग्वेज, ठीक है। 6 जो है, कैन आई स्मोक हियर, यस यू मे, ठीक है, यू मे, परमिशन। कैन आई स्मोक हियर, नो यू कांट,
इज इट राइट? नो। अगर यहाँ पे हम बात करें जब नो की कंडीशन आएगी तो नो यू कांट। ठीक। ही सेड डैश डैश कम टू द नेक्स्ट डे। ही सेड ही वुड कम नेक्स्ट डे। ठीक है, जब हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं। द ड्राइवर डैश डैश टू हैव बीन मोर केयरफुल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें ड्राइवर, ये एक तरह की सजेशन हम दे रहे हैं, और जब भी हम सजेशन की बात करते हैं तो ऑट ऑप्शन सूटेबल है। द ड्राइवर आस्क्ड टू हैव बीन मोर केयरफुल। आई विल डू इट माई सेल्फ, यू डैश डैश कम। ठीक है, यू नीड नॉट टू कम, क्योंकि यहाँ पे बताया जो जा रहा है कि मैं खुद कर लूंगा तो आपके आने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला सेट है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए अब करते हैं हम दूसरा सेट, और दिस इज योर सेट नंबर 2। नाउ इसमें सेम सेट है। अगर आप बात करेंगे तो इस सेट में भी आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, और इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको जो है वो कंडीशंस जो है वो आपको करने हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं, बाकी में हमने एग्जांपल्स जो है वो साथ में दे रखी हैं। तो ये 3 सेट में आपको बताता हूँ। द कैंडिडेट्स डैश डैश टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू, जो पहला ऑप्शन है, द कैंडिडेट्स डैश डैश जो है कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका यूज होगा वो हैव का इस्तेमाल होगा। ठीक है, कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर इन द इंटरव्यू। यू डैश डैश टू हैव गुड मैनर्स, आपके पास यू आर्ट टू हैव, सजेशन दे रहे हैं हम तो यू आर्ट। ठीक है, उसके बाद ही डैश डैश हियर, ही इज डीफ, ही कॉन्ट हियर। ठीक है, CANOT नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल। आई सेड आई डैश डैश डू इट, आई सेड आई कुड डू इट। ठीक है, तो फोर्थ में आई कुड डू इट, कैपेबिलिटी या हम कंडीशन एबिलिटी डिफाइन कर रहे हैं। ही डैश डैश कम होम लेट एट नाइट। ठीक, ही यूज टू भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें यूज टू एग्जैक्ट ऑप्शन है। 6 में है ही डैश डैश कम होम इन द मॉर्निंग ट्रेन, बाय द मॉर्निंग ट्रेन। माइट सजेशन है। ठीक है, सजेस्ट किया जा रहा है। ही माइट, क्योंकि जहां पे शक की गुंजाइश हो तो वहां माइट का इस्तेमाल। ही डैश डैश रीड एंड राइट इंग्लिश। ठीक है, और इसमें ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 7 है। ही कैन, क्योंकि उसमें एबिलिटी हम डिफाइन कर रहे हैं। ही आस्क्ड इफ ही डैश डैश बारो माई बाइसिकल, तो 7, ही आस्क्ड इफ ही वुड। ठीक है, इफ ही कुड, सॉरी नॉट वुड, कुड आने का, कुड जो है यहाँ पे भी परमिशन मांगी जा रही है। ही डैश डैश वरी सो मच अबाउट दिस मैटर। ठीक है, ही डैश डैश वरी अबाउट दिस मैटर में ही शुड नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे शुड नॉट मैं आधा ही लिख रहा हूँ, तो प्लीज मेक श्योर मैं ऑडियो में बता रहा हूँ तो आप लिखोगे इसे कंप्लीट। यू डैश डैश टू ट्राई टू रीड दिस बुक, इज इट राइट? तो इसमें जो है आपका जो ऑप्शन आएगा यू आर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सजेस्ट कर रहे हैं तो यू आर्ट टू रीड दिस बुक। ठीक है, उसके बाद सेट नंबर 3 पे हम बात करते हैं। सेट नंबर 3 में हमारे पास 8 ऑप्शंस हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ये 8 ऑप्शंस आपको बताए जाएं। ठीक है, आई डू नॉट वॉन्ट टू सी यूर फेस। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा फेस जो है वो देखूं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा जो है वो फेस देखूं। आई डू नॉट वॉन्ट टू सी यूर फेस, यू डैश डैश कम हेयर अगेन। ठीक है, तो यू मस्ट, ठीक है, नॉट कम हेयर अगेन, मैं आपका यू मस्ट नॉट। ठीक है, यू मस्ट नॉट कम हेयर। He dash dash come and see me again in a day or two. He should come. ठीक है, यहाँ पे should का इस्तेमाल जो है वो हो सकता है। थर्ड में अगर आप देखेंगे तो इसमें हम could का इस्तेमाल करेंगे। और डैश डैश यू सी ए पैरट इन द ट्री, सो कैन यू। ठीक है, एबिलिटी हम किसी की डिफाइन कर रहे हैं। डैश डैश यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। ठीक है, तो जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हूँ। दूसरी, सिंस इट इज गेटिंग लेट यू डैश डैश टेक ए टैक्सी, यू मस्ट टेक द टैक्सी टू द स्टेशन। ठीक है, तो 6th है, या हम सजेस्ट कर रहे हैं तो हम 8 का भी यूज कर सकते हैं। यू आर टू यूज ए taxi to the station. He asked whether the news, ये जो आपका 7 है, he asked whether the news dash dash was true। तो 7 में अगर हम बात करें could be true, whether the news could be true। ठीक है, 7। और 8 में आपके पास जो है 8 में अगर हम बात करें सेट 3 की। ठीक है, तो 8 में है यू डैश डैश बी पंक्चुअल।
तो 8 में आपके पास यू शुड बी पंक्चुअल, ठीक है, तो ये शुड बी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो फ्रॉम द बोर्ड पेपर्स जो ऑप्शंस आए हैं आपके पास, उनका हमने ऑलरेडी जो है आंसर साथ में लिख रखा है, तो आप उसे नीचे आंसर पैनल में जाके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट 1 है और उसके ऑप्शंस और हिंट्स जो है आपको हर एक के साथ में दे रखे हैं, और आप हर एक ऑप्शन का हिंट जो है साथ में यूज कर सकते हैं। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से जाकर आप सारे चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं। ये जो है डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ का जो है बाकी मॉडल्स में वो हमने हर एक के आंसर्स जो हैं वो साथ में दे रखे हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट कि आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ते हैं। अब है आर्टिकल्स, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है। A, N and R जो है A, N and the are the called articles in English grammar. This is generally called the, जो है हमारे पास से definite article बोला जाता है। A and N are called as indefinite articles, ठीक है। N is used before a vowel or silent vowel sound जिसे हम कहते हैं, ठीक है, H, as an apple, an egg, an ink pot, an ox, an umbrella वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है, दो जगह पे। तो इस तरह से a is used before a consonant, before u sounded as u, and before o sounded as vowel, ठीक है। तो ये इन चीजों का ध्यान रखना। As a general rule, the countable noun is in singular should have an article placed before it. कोई भी countable noun होता है तो उसके पीछे जरूरी है कि हम क्या लगा के रखें। हमें अच्छे से एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उनके पीछे हम जो है ये कंसोनेंट्स या चाहे आपके पास आर्टिकल्स वगैरह जो भी होते हैं, तो उनमें प्रॉपर जो है हम पहले देखेंगे कि कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, किस वर्ड से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। अगर ये किसी वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगेगा, नहीं तो अगर एक वोवेल नहीं है, कोई कंसोनेंट साउंड है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ए का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको बहुत अच्छे से जो है ना वो जहन में रखने होंगे। I is used before a consonant sound, जिस तरह से मैंने a kite, a cot, a monkey, a unit, a useful, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यू तो वॉवेल से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसके पीछे रीजन एक ही है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रीजन बेसिकली ये है कि हमारे यू का जो यहाँ पे साउंड है, ठीक है, यू का जो साउंड है ये बेसिकली वॉवेल साउंड नहीं है। आई बात समझ? तो यहाँ पे यूज वाई की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो यही रीजन है कि इसमें हम यूज नहीं कर रहे हैं इस तरह से। उसके बाद अगर हम बात करें एज अ जनरल रूल, अ काउंटेबल नाउन इन अ सिंगुलर शुड हैव एन आर्टिकल प्लेस्ड बिफोर इट। तो काउंटेबल नाउन में भी एक आर्टिकल प्लेस होना बहुत जरूरी है जब भी हम काउंटेबल। I saw dog in the street, इनकरेक्ट। I saw a dog in the street, क्योंकि डॉग एक था, ठीक है। I saw a dog in the street, that is the correct one. I saw the dog in the street, that is also correct as well. Da भी लगा सकते हो आप, a भी लगा सकते हो, दोनों चीजें। Da is used in the following cases. द कहाँ कहाँ पे यूज होता है? बिफोर ए नाउन इफ वी वांट टू पार्टिकुलराइज द सेम, जैसे ही इज द मैन हु बीट मी। ये जब हम किसी पार्टिकुलर बंदे की बात कर रहे हैं, उसे पार्टिकुलराइज करने के लिए हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, जैसे द गंगा, द यमुना। बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंज, द हिमालयंस, द विंध्यास, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ ओशंस, कैनल्स, सी, गल्फ्स एंड स्ट्रेट्स, इस तरह से बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच आर यूनिक, या बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट, द नोबलेस्ट, द यंगेस्ट। Before a proper adjective when people or the nation is understood but omitted when language is understood. The English, the Indians, the French, ठीक है। तो ये सारी चीजें। Before an adjective when a noun is understood, the rich should help the poor. तो इस तरह से which comparative degree as in the following idioms. So इसमें क्या है? The higher you go, the colder it is. ठीक है, तो इस तरह की चीजों में भी, और ये सारी चीजें हैं। द इज जनरली नॉट यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस, कहाँ कहाँ पे? बिफोर द नेम्स ऑफ अ टाउन, सिटी और विलेज, बिफोर द नेम ऑफ ए कॉन्टिनेंट, बिफोर द नेम ऑफ अ कंट्री, बिफोर the name of a single island, before the name of a cap, before the name of a lake, इस तरह से before the name of a single mountain, इस तरह से
बिफोर अ प्रॉपर और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पीछे भी दाग कर, द इज नॉट यूज इट इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, बिफोर द नेम्स ऑफ टाइटल्स क्वीन, विक्टोरिया, किंग, जॉर्ज, बिफोर द नाउन इज यूज इट्स वाइडेस्ट सेंस, तो इनमें भी इसका इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। तो तीनों के मैंने आपको एन का इस्तेमाल कर दिया। देखिए एन का इस्तेमाल आपको ध्यान रखना है कि अगर वोवेल साउंड प्रेजेंट है किसी कंसोनेंट के साथ भी, तो वहां पे भी, जैसे हम एक एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट क्या है, बेसिकली ओ का साउंड दे रहा है। वोवेल क्या होते हैं, कोई भी आपका जो सेंटेंस है अगर वो इन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ A E I O U, तो उसके लिए जरूरी है कि हम एन लगाएं। लेकिन इसमें एक चीज का और भी ख्याल रखना है कि साउंड्स, यानी आ का साउंड आना जरूरी है। जैसे एच आपके पास है, HONEST, ठीक है, मैं लिखूंगा एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन हमेशा से, क्योंकि ऑनेस्ट को हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते ना, एच का साउंड तो नहीं देते, ओ का साउंड दे रहे होते हैं। तो दिस इज बेसिकली द सिचुएशन। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट सिचुएशन की, तो वो भी बहुत सिंपल है। और मैंने आपको बहुत आपकी वीडियो सिंपल बनाने के लिए मैंने कोशिश कर रखी है कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पे फिल आई हियर डैश डैश लाउड नॉइज इन द डैश डैश द हाउस, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल तरीके से हम यूज कर सकते हैं, आई हियर अ लाउड नॉइज इन द नेक्स्ट हाउस, ठीक है, इन a next house, or you can use the a in both the conditions as well. Is it right now? Not a problem. Ink is dash dash useful article. Ink is a useful article, ठीक है, क्योंकि use यहाँ पे you का इस्तेमाल जो है वो नहीं हो रहा है। इस तरह से his brother is dash dash university professor. Is it right? 4, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी जो है ये भी यू का इस्तेमाल कर रही है अगर आप देखें, ठीक है। तो ए और पहले आई हियर्ड, यहाँ पे ए में आप देख सकते हैं दो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आई हियर्ड ए लाउड नॉइज इन द नेक्स्ट हाउस, इंक इज a useful article, his brother is a university professor, yesterday I saw dash dash यूरोपियन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट, ऑन एन एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट ई का साउंड वोवेल का साउंड आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं आप अच्छे से देख सकते हैं। आर्टिकल्स हमने ऑलरेडी सॉल्व करके दे चुके हैं आपको, और बोर्ड एग्जाम से जो 2011 से 19 तक के जो पेपर्स में पूछे गए हैं आर्टिकल्स, वो सारे यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, और साथ में आपको नीचे दिए हुए आंसर्स भी हैं। तो प्लीज डू मेक श्योर कि आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ते हैं एंड देन यू मूव अहेड, ठीक है। तो ये एरिया कवर करता है अब हमारा आर्टिकल्स का पोर्शन। तो 2 पोर्शन कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं, हम बात करते हैं रिलेटिव क्लास के बारे में। उसके बाद अगर हम रिलेटिव क्लॉज के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, सो मैं आपको एक बात फिर से बता दूं कि एक दिन में या डिटेल्ड वे में इसको पढ़ाना अभी बहुत मुश्किल होगा। नेक्स्ट ईयर इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप इनको आसानी से जो है वो ग्रैस्प कर लें, और मैक्सिमम अगर आप ये डेज जो हम दिखा रहे हैं, तो अगर आप इन चीज़ों पे भी फोकस करेंगे तो आप इंशाल्लाह एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है आपका रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, pronouns that are basically used to join two sentences are called as relative pronouns, ठीक है। दो भी प्रोनाउंस जो दो सेंटेंसेस को यूज किए जाते हैं मिलाने के लिए, उन्हें रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। Every relative pronouns refer to the noun or pronoun going before. The boys who are playing, they are the students of 10th class. इस तरह से he is a man whom I gave my book. She is a girl whose book was stolen. You can take the pen which you like. तो हम किसी चीज को रेफरेंस और दो सेंटेंसेस को जोड़ने। A clause beginning with a relative pronoun is called as relative clause. एक ऐसा क्लॉज जो कि बिगिन हो रहा हो रिलेटिव प्रोनाउन से, तो उसे रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो कहा जाता है। In order to join a relative clause with its principal clause, the following words are used. Relative pronouns who, whom, whose are plus noun that, which, as, but. Relative adverbs when, where, and why. जैसे the boys who are playing, they are my students. Who are playing, there are my students, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान रखेंगे ना, boys who are playing, they are, यहाँ पे they होना चाहिए था, तो यहाँ पे dear है, this is a misprint, they are my students, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे, यहाँ पे ये बेसिकली they है, so this is here they, ठीक है, THEY they।
He is the man whom I gave my book. She is the girl whose book was stolen. You can take the pen which you like. He has cut down the tree that grew in your field. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप अच्छे से ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट जो है उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो लेट्स मूव अगेन नाउ। इस तरह से वी सा द हाउस, वी सा द हाउस वेयर ही वाज बोर्न एंड ये सारी चीजें। whom who whom and whose are used for persons, ध्यान रखना है इस चीज को। who कहाँ पे इस्तेमाल होता है, whom कहाँ पे, और whose ये सारे persons के लिए इस्तेमाल होते हैं। he who works, she is a girl whom I gave my book, तो ये सारी चीजें आप nowadays whose is sometimes used for animals, ध्यान रखना। and lifeless things also. Draw a triangle whose sides are equal. This is a house whose owner has died. ठीक है, इस तरह से which is used for the animals and lifeless things as well. The dog which bit him has been killed. ठीक है, इस तरह से that can be used for the persons, animals and lifeless things also. तो ये सारी एग्जाम्पल इसके नीचे दी। एक्सरसाइज पे अब हम बात करते हैं। ज्वाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव क्लास। ठीक है, आंसर्स, आई नो अ मैन, द मैन हैज बीन टू आइलैंड। ठीक है, आई नो अ मैन हु हैज बीन टू आइलैंड। हु क्योंकि बंदा है, पर्सन्स के लिए मैंने अभी आपको बताया था। द थीफ स्टोल द वॉच, द डैश डैश थीफ वाज पनिश्ड। द थीफ हु स्टोल द वॉच was punished। ठीक है, तो नीचे इसके आंसर्स जो हैं वो मैंने आपको दे रखे हैं, तो आप इन आंसर्स को देख सकते हैं। और इस तरह से बोर्ड के जो क्वेश्चंस पीछे ऑलरेडी 2011 से 19 तक पूछे जा चुके हैं वो भी यहाँ पे आपको मैंने दे रखे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आप आराम से पीडीएफ से जो है वो पढ़ सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबा ना हो, जिससे आप तंग ना आए। तो चलिए आप बात करते हैं नरेशन के ऊपर। ये जो हमारा है फोर्थ टॉपिक है, इसके बाद एक टॉपिक बचता है इस वीडियो में। वी कैन रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन टू वेज। वी मे कोट हिज एक्चुअल वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, जब हम किसी के एक्चुअल वर्ड्स को कोट करते हैं। वी मे रिपोर्ट दैट ही सेड विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट टेक्स्ट, या हम अपनी लैंग्वेज में उसको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मान के चलो कि मुझे किसी टीचर ने कहा कि सर आप कल नहीं आना। ठीक है, अब अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं उसे कहता हूं मिस्टर फिरदौस टोल्ड मी दैट डू नॉट कम टुमारो। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने अपनी वर्ड्स यूज कर लिए। फिरदौस सर ने तो मुझे कहा था कि सर या हम सीधा ही कहेंगे फिरदौस सर टोल्ड मी यू नेवर कम टुमारो, या आप नहीं आना कल। ठीक है, ये सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं डोंट कम टुमारो। मैंने अब उसे कहा कि फिरदौस सर टोल्ड मी नॉट टू कम टुमारो, अब मैंने इसे चेंज कर दिया ना। तो बेसिकली जब हम किसी की कही हुई बात को डायरेक्ट उसी के वर्ड्स में बता रहे होते हैं, दैट्स कॉल्ड एज डायरेक्ट स्पीच। और जब हम उसे अपने वर्ड्स में समझा रहे हैं किसी और को, बात तो हम वही कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली समझा रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड एज इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट, राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। इनडायरेक्ट में राम सेड दैट ही वाज वेरी बिजी देन। आई बात समझ, मैंने चेंज कर दिया कि राम ने ये कहा कि वो बहुत बिजी है। राम सेड आई एम वेरी बिजी, नहीं तो राम ने कहा कि वो बिजी है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करके रिपोर्टिंग वर्ब, शी सेड टू मी आई एम गोइंग होम। माई फादर सेड इट इज टाइम टू वर्क हार्ड। ठीक है, अब ध्यान रखना रूल्स फॉर द चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। रूल 1, when the reporting verb is in the past tense the following rules are observed। जब past tense में है reporting verb तो इस तरह के all present tenses जो भी होते हैं of the direct speech are changed into the corresponding past sentences। जैसे direct, he said I am unwell, तो indirect में he said that। ठीक है, he was unwell। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम्स अ पास्ट कंटिन्यूअस। डायरेक्ट में ही सेड माय मास्टर इज राइटिंग लेटर्स, ही सेड दैट हिज मास्टर वाज राइटिंग लेटर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स अ पास्ट परफेक्ट जब हम बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की। ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट और कुछ मीनिंग्स जो है मैंने डायरेक्ट में ही सेड द मैन शैल कम, ही सेड दैट द मैन शुड कम, शैल शुड में चेंज हो गया। इस तरह से डायरेक्ट द मैन विल कम, ही सेड दैट द मैन वुड कम, विल वुड। ठीक है, तो ही सेड द मैन मे कम, मे माइट में चेंज हो जाता है, कैन कुड में चेंज हो जाता है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो द सिंपल पास्ट टेंस और डायरेक्ट इज चेंज्ड इनटू द पास्ट परफेक्ट।
तो ये सारी चीजें हैं डायरेक्ट में। ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट, ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसमें प्रेजेंट टेंस के भी हमने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, तो थर्ड पर्सन के भी कुछ एग्जांपल्स हैं, और ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं जिनकी सॉल्यूशंस आपको साथ में दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यही कोशिश करूंगा कि आप इनको बहुत अच्छे से देखेंगे, और इम्परेटिव सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल होता है या बाकी सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें जो है एक्सरसाइज के साथ साथ आपको जो है वो करा दे रखी है। जैसे ये एक्सरसाइज है, आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, और इसके जो नीचे हैं आंसर कीज हर एक सेंटेंस के आंसर की 1, इस तरह से 2, इस तरह से 3, ठीक है। तो ये सारे आप देख सकते हैं। ये है बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर्स में जो पूछे गए एग्जाम क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर सेट 1, सेट 2, ठीक है, सेट 3 और सेट 4 है। इस तरह से 5, 6 बहुत सारे सेट्स हैं। इनको आप इंशाल्लाह प्रिपेयर करेंगे तो नरेशन में तो आपका कोई क्वेश्चन जो है वो पेंडिंग नहीं रहेगा। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग देम। उसके बाद है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में कुछ रूल्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे पंक्चुएशन मींस यूजिंग द करेक्ट साइंस आर मार्क्स टू मेक द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस क्लियरली। दे कुड इंक्लूड, जैसे इसे फुल स्टॉप कहा जाता है, आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से एपिस्ट्रॉफी, ऊपर वाला कामा, देन कॉमा, क्वेश्चन मार्क, सेमी कॉलन, एक्सक्लेमेशन मार्क, और इस तरह से कॉलन, कोटेशन मार्क्स, एंड दीज ऑल। Capitalization and punctuation are both necessary to make the meaning of the sentences clear. Like capitalization, you already know that about the use of capital letters, जो कि हमने पहले लेसन में भी पढ़ी हैं. From example, we can use them. For the first word of the sentence, sentence के पहले वर्ड के लिए कैपिटल लेटर का होना जरूरी है. For the first words of direct speech के पहला वर्ड जो है हमेशा डायरेक्ट से स्टार्ट होता है. She said we enjoyed the party. We का जो पहला है वो हमने यूज किया है इस तरह से. For the personal pronoun I, she laughed when I said I am 10 years old. ठीक है. For the proper names of a persons, pets and places, Singapore, Africa, India and Delhi, अनूप, काला, ये पुसी, मिकी एंड माउस, ठीक है. For the titles of people, Mr. Kim, Mrs. Roy, Dr. Tang, Prime Minister, and all these situations. For the titles of the people, इस तरह से for the initial people names, AK. For the names of the streets, roads, and buildings, इस तरह से for the titles, the books, plays, songs, titles, TV serials, films वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है. For the first word of each line in the poem, ठीक है, तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है. इस तरह से अगर फुल स्टॉप इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस टू मार्क द एंड ऑफ एन एसेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस एज द चाइल्ड इज स्लीपिंग, जहां पे बात खत्म होती है. डोंट मेक नॉइज हियर, ठीक है. टू मेक एब्रीविएशंस एंड इनिशियल एज, ठीक है. सो इस तरह से टू मेक एब्रीविएशंस एंड इनिशियल लाइक सेट, उसके बाद दिसंबर को जब हम आधी बात लिख रहे हो, ठीक है. इस तरह से इन द करंट इंग्लिश मिस्टर एंड मिसेस are also used as the full spellings, ठीक है. Therefore they can be written without a full stop also. इन चीजों का ध्यान. Comma is used in the following cases to separate words from each other, as she is a tall, lovely and a single gentle girl, ठीक है. जो हैज पेन्स, पेंसिल्स एंड प्रॉपर्स, तो यहाँ पे पेन्स, पेंसिल और इसके बीच में हम कामा, दो चीजों के बीच में इस तरह से एपिस्ट्रॉफी का यूज जो होता है इज अ रेज्ड कामा इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस. आई एम, फॉर, आई एम, ठीक है. इस तरह से जब हम कोई डेट मेंशन कर रहे हो इसके लिए यूज किया जाता है. टू शो अ पोजेसिव फॉर्म ऑफ अ नाउन एज मैन्स हैट, ठीक है, तो इसके लिए भी इस्तेमाल. गर्ल्स स्कूल, मोहन्स कैमरा, जब हम किसी के साथ किसी को मुंसलिक कर रहे होते हैं. क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर द डायरेक्ट क्वेश्चन एज व्हाट्स योर नेम, हैव यू गॉट अ कैमरा, एंड ऑल दीज सिचुएशंस. एक्सक्लेमेशन मार्क ताज्जुब के लिए यूज किया जाता है आफ्टर एक्सप्रेशन और सरप्राइज, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हाउ कुड इट इज इट, ठीक है. तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल. इस तरह से कोटेशन मार्क जब हम किसी की बात को कोट कर रहे हो, टू शो द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर एज द टीचर सेड स्टॉप टॉकिंग, तो ये हम टीचर ने कहा बात करना बंद करो, तो हमने टीचर की बात की. तो ये सारी चीजें कोटेशन के लिए. आर आल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टेड कॉमर्स, भी इनको इन्वर्टेड कॉमर्स में भी रखा जा सकता है. तो ये बहुत सिंपल है. कुछ एक्सरसाइज ले रखी हैं, यूर सन इज सर्टेनली, और ये भी हैं वो एक्सरसाइज जो पूछी गई हैं. नीचे इनका ऑलरेडी हमने वो कर रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, फिर 2, फिर 3 है. बोर्ड एग्जाम से अगर आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने ऑलरेडी जो है वो कर रखे हैं.
तो आप वहां पे जाके ये जो है चीजें जो है वो देख सकते हैं सेंटेंसेस को, और इस तरह से नीचे ये सारी चीजें जो है आपको सॉल्व इट जो है वो मिलेंगी। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से बैठ के इन सारी चीजों को पढ़ सकते हैं और इन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सारी जो भी फिल इन द ब्लैंक्स हमने दी हैं, एग्जाम में प्रिपेयर होके जाओगे इंशाल्लाह, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इन 15 मार्क्स में जो कि आपके सेक्शन बी में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज और निगहबान, अपना ख्याल रखें और साथ में पढ़ाई करते रहें, और साथ में कमेंट्स में लिखें कि अगर कोई जगह से आपको प्रॉब्लम है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उस पर हम एक वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। तो आपके राइटिंग स्किल्स और तरकीब नहवी का वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो लेट्स एंड दिस मीटिंग हियर, एंड अप टिल वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट, टिल देन टेक केयर ईच एंड एवरीवन, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।